अस्सलाम वालेकुम। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के कौन कौन से यूज़ आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। हम इनको देखते हैं और इनके आंसर कौन कौन से हैं, इनके हम चेक करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो हैं इनके क्वेश्चन आए हुए हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के। सबसे पहले क्वेश्चन है, अ 50-year old type 2 diabetic patient present in the OPD with raised blood pressure. To lower his blood pressure, which drug groups should be preferred and how they prevent diabetic nephropathy? हमें पता है कि डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर जो हम प्रेफर्ड ड्रग होती हैं वो होती हैं एस इनिबिटर्स एंड आर्ब्स। मेनली जो ड्रग्स होती हैं ड्रग ऑफ ग्रुप वो एस इनिबिटर्स प्रेफर्ड होती हैं। आपने ये इसका ग्रुप ले देनी है, ठीक है। विच ड्रग ग्रुप्स लिखा हुआ है। मेनली जो ड्रग ग्रुप्स है वो एस इनहिबिटर्स है। सेकंड पे जो है हम डायरेटिक भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मेनली हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से प्रिवेंट करते हैं ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी को एस इनहिबिटर्स। इसका आंसर ये है कि जो हमारे एस इनहिबिटर्स होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं लेवल ऑफ प्रोटीनोरिया, ठीक है। किस तरह से, हमें पता है कि एस इनहिबिटर्स जब हमने पढ़े थे तो हमने वहाँ देखा था कि जो एस इनहिबिटर्स हैं वो इफ्रंट जो है इफ्रंट आर्ट्रियोल्स को वेज़ोडाइलेट कर रहे थे, मतलब उनकी डायलेशन करवा रही थी, ठीक है। वेज़ोडाइलेशन हो रहा था उनका। वेज़ोडाइलेशन करवाने की वजह से जो इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर था वो कम हो रहा था। वहाँ पे प्रेशर कम होगा तो जीएफआर कम होगा। इट मीन्स कि प्रोटीन्स लॉस नहीं होगा। आगे से जो वेसल्स हैं वो खुली हुई है, रास्ता बिल्कुल ओपन है, तो ओपनली जो फ्रीली जो है वो ब्लड मूव कर सकता है वहाँ से, जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया नहीं होगा। प्रोटीनूरिया नहीं होगा अगर, तो डायबिटिक के अंदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप नहीं करेगी। इस तरह से ये जो है हमारे एस इनहिबिटर्स इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट है डायबिटिक है लेकिन उसका जो किडनी है वो टोटली फेल है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है, लेकिन ये उसको मतलब अगर हम इसको पहले दे दें तो ये प्रिवेंट करती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी को। लेकिन अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो गई है, सीक्रेट डेवलप हो गया है, रीनल फेलियर हो गया है, उसके बाद एस इनहिबिटर्स का कोई ख़ास रोल नहीं है। देन हमने जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने हैं अगर पेशेंट रीनल फेलियर की कंडीशन में है तो। ये आपने बात याद रखनी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है, a middle-aged man present with blood pressure of 150/100. He has sedentary lifestyle and family history of hypertension. Apart from lifestyle changes, he is advised to take amlodipine 5 mg twice daily. Amlodipine is calcium channel blocker. To which group of drug does amlodipine belongs? Enumerate cardiovascular uses of this group with mechanism of beneficial effect for each indication. पहला क्वेश्चन ये है कि एम्लोडिपिन किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो हमें पता है कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से बिलोंग करती है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो थे वो दो तरह के थे, डायहाइड्रोपैराडिन्स एंड नॉन डायहाइड्रोपैराडिन्स। डायहाइड्रोपैराडिन्स जो थे वो हमारे थे एम्लोडिपिन, पिन वाले निफेडिपिन, ये सारी ड्रग्स जो थी वो हमारी डायहाइड्रोपैराडिन्स थी। जो नॉन डायहाइड्रोपैराडिन्स थी वो वरापामिल और डिल्टियाज़म थी। अब इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बताना है आपने, ठीक है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि हमारे सीवीएस के अंदर इफ़ेक्टिव है, सीवीएस के अंदर बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है। अगर एक पेशेंट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाला पेशेंट है, तो उसके लिए किस तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हेल्पफुल होंगी। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वेसल्स की वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं। वेज़ोडाइलेशन से क्या होगा कि प्री लोड कम होगा और आफ्टर लोड कम होगा। प्री लोड और आफ्टर लोड के कम होने की वजह से जो हमारा हार्ट है उस पर स्ट्रेस कम पड़ेगा, उस पर जो एक होती है कि ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड जो होगा वो कम होगा। फ्लूइड ओवरलोड के कम होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो हार्ट है वो कम वर्क करेगा। वो कम वर्क करेगा तो उससे क्या होगा कि अगर हार्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या चेस्ट पेन है या एंजाइना है तो वो ज़्यादा नहीं होगा बल्कि वो कम हो जाएगा। आपने इसका ये लिखना है, जब मैंने आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो मेनली क्या करते हैं, वो दो जगह पे एक्ट करते हैं। स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं
वेसल्स की साथ हार्ट की मसल्स पे भी एक्ट करते हैं। मेनली जो नॉन डायहाइड्रोपैराडिन्स हैं वो एक्ट करती हैं, क्या करती हैं, हार्ट रेट कम करवाती हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करवाती हैं। जैसे बीटा ब्लॉकर्स काम करते हैं, जस्ट लाइक बीटा ब्लॉकर्स नॉन डायहाइड्रोपैराडिन्स बिल्कुल इस तरह से काम करते हैं। सो ये वेज़ोडाइलेटर भी होती हैं एंड नेगेटिव कोरोनोट्रोपिक और एनोट्रोप्स भी होती हैं। सो इस तरह से जो है अगर कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है तो उसका जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है ना वो एग्रीवेट नहीं करेगी, बल्कि उसको इम्प्रूव करेगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अ 50 years old patient has complained of frequent headache. He visited outpatient department and his clinical examination revealed blood pressure of 160 by 100. Name 4 groups of drugs out of which physician may choose to start initial therapy as a single agent. Briefly write the mechanism of antihypertensive effect of each. Which one of these groups may adversely affect lipid profile of patient? ओके जी, हमने अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 50 साल का एक पेशेंट है तो उसका बीपी जो है 160/100 है। आपने ये बात याद रखनी है कि रिसेंट जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक आपने बीपी जो रखना होता है वो 139/89 तक एटलीस्ट रखना होता है, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इससे कम होना चाहिए, लेकिन अगर डायबिटिक नहीं है दैन 139/89 है वो टारगेट हमारा बीपी होता है एडवांस एज में। सो वो कह रहे हैं कि आप कौन से 4 ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स जो है वो पेशेंट को देंगे। हमारे पास जो है गाइडलाइन एंटी हाइपरटेंसिव की, वो आप याद कर लें कि 2 तरह के पेशेंट हमारे पास आएंगे। ऐसे पेशेंट जो 55 ईयर्स से ऊपर होंगे, दूसरे ऐसे जो कि 55 ईयर्स से नीचे होंगे, ठीक है। सो जो 55 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं आप उनको जो फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं वो देते हैं मेनली हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। मीन्स आप 55 ईयर्स के बाद जो है डायरेटिक स्टार्ट करते हैं एज अ इनिशियल थेरेपी। लेकिन लेस ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज में आप मेनली जो ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं वो करते हैं एस इनिबिटर्स और आप्स करते होते हैं, एस इनिबिटर आप्स, ठीक है। ये मेन जो है हमारी ट्रीटमेंट होती है। लेकिन 55 ईयर्स से ज़्यादा एक तो आपने देनी है डायरेटिक और साथ आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कोई भी एज है और बीपी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, देन आप फर्दर जो है वो ड्रग्स ऐड करते जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं, एस भी देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, डायरेटिक्स भी देते हैं, ठीक है। लेकिन एज गाइडलाइन के मुताबिक ये 55 ईयर्स के बाद आपने डायरेटिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देनी है और 55 ईयर्स से पहले एस इनहिबिटर आप्स वगैरह देने होते हैं। अब ये पेशेंट है आपका 50 ईयर्स, तो इसमें कौन कौन से ग्रुप जो हैं आप दे सकते हैं। सो इसमें आप जो ग्रुप्स दे सकते हैं सबसे पहले आप लिखने हैं इसके अंदर कौन कौन से एस इनहिबिटर्स देने हैं, ठीक है, आप्स दे सकते हैं इसके अंदर, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, उसके बाद आप डायरेटिक्स दे सकते हैं। मेनली जो डायरेटिक्स लिखनी है वो सिर्फ थायजाइड डायरेटिक्स सिर्फ लिखने होते हैं, सारे डायरेटिक्स नहीं लिखने होते, क्योंकि ओनली एंटी हाइपरटेंसिव में थायजाइड डायरेटिक्स ही दे सकती हैं और बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। सो ये जो हैं ड्रग्स इसके आ सकते हैं, कोई भी फर्स्ट 4 आप ले सकते हैं और एज एंटी हाइपरटेंसिव जो है इनको दे सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि लिपिड प्रोफाइल को इफ़ेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप्स, मीन्स के एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं। सो यहाँ पे 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाए थे जो कि लिपिड प्रोफाइल को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट पे है आपके बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जब पढ़ाए थे मैंने बताया था कि ये क्या करवाते हैं, हाइपरलिपिडीमिया करवाते हैं। और सेकंड है थायाजाइड डायरेटिक्स। थायाजाइड डायरेटिक्स जो होते हैं ये भी क्या करवाते हैं, लिपिड हाइपरलिपिडीमिया करवाते हैं। तो दोनों जो है वो लिपिड प्रोफाइल को इफ़ेक्ट करते हैं, एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आ 55 ईयर ओल्ड मैन कम टू OPD with history of headache. His BP is 150/90. He is advised low salt diet and to keep record of his BP. In spite of taking low salt diet, his BP is not controlled. Name 4 groups of drugs which may be used as a monotherapy for his hypertension. Which 2 groups of drugs are preferred in case of diabetes to explain their mechanism of antihypertensive effect. ओके ये हम बता दें, ये सेम क्वेश्चन है पहले वाला, उसका आंसर सेम होगा।
बी में उन्होंने कहा है कि आप डायबिटीज़ के अंदर कौन सी ऐसी जो मेडिसिन ग्रुप है वो देंगे। सो हमें पता है कि डायबिटीज़ के अंदर जो कि हमने पढ़ी थी कि चूज़ करते हैं ड्रग्स को डिफरेंट डिजीज़ में, तो वो कौन सी होती हैं। इसमें हम एक देते हैं एस इनहिबिटर्स जो कि सेफ़ हैं, जो कि हमारी जो डायबिट नेफ्रोपैथी है उसको प्रोग्रेस नहीं होने देती। और सेकंड जो हमारी ड्रग ग्रुप ड्रग थी वो है आप्स भी इसके एस के साथ आप्स भी ले सकती हैं, और साथ साथ आप इसके अंदर जो सेकंड ग्रुप है वो है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, मतलब डायरेटिक भी इसके अंदर दे सकते हैं। सो ये दोनों जो हैं वो सेफ़ ड्रग हैं इनके अंदर, और इनके मैकेनिज़्म जो है जो मैं बता चुकी हूँ वो आपने वैसे लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरल प्रैक्टिशनर डिसाइड टू एडमिनिस्टर शॉर्ट एक्टिंग ओरल निफिडिपिन प्रिपरेशन टू अ 65-year-old hypertensive with BP 180/100 mm to bring down his BP. What can be the risk? अब एक पेशेंट है जिसका 180/100 BP है, 65 ईयर ओल्ड है, और निफिडिपिन दी है, तो वो कह रहा है कि क्या रिस्क डेवलप कर सकता है। अगर हम कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि बीपी को बहुत फास्ट तरीके से हमने डाउन नहीं करना होता, हमने स्लोली डाउन करना होता है। सो अगर हम बहुत जल्दी में उसका बीपी डाउन कर दें तो क्या हो सकता है कि इस्कीमिया हो सकता है। इस्कीमिया डेवलप कर सकता है डिफरेंट ऑर्गन्स का, और इस्कीमिया डेवलप करने से क्या होगा, कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। स्ट्रोक डेवलप कर सकता है इसको, ठीक है, इस्कीमिक स्ट्रोक डेवलप कर सकता है। सो आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए जो गाइडलाइन है वो ये गाइडलाइन है कि अगर पेशेंट को बीपी हाई है तो आपने उसको मॉडरेट तरीके से डाउन करना होता है, और मैक्सिमम कितना डाउन करना होता है ये आप नोट कर लें कि 25% जो है ना वो डाउन करना है विद इन फर्स्ट टू 2 घंटे में 25% करना होता है डाउन, इससे ज़्यादा नहीं करना होता। उसके बाद 24 to 48 आवर्स में जो है आपने स्लोली जो है ना उसको कंट्रोल करना है बीपी को, और 160 से ज़्यादा जो है बीपी जो है ड्रॉप नहीं करना। ओके, दिस इज़ द आंसर कि अगर हम लोअरिंग बीपी टू क्विकली मे कंप्रोमाइज़ टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है। सो अगर हम बहुत जल्दी में बीपी डाउन करते हैं तो टिश्यू परफ्यूजन जो है कंप्रोमाइज़ हो सकती है ड्यू टू अल्टर्ड ऑटो रेगुलेशन एंड कैन कॉज सेरिब्रल डैमेज, प्रेसिपिटेट कोरोनरी और रीनल इंसफिशिएंसी। अगर उस पेशेंट को ऑलरेडी कोई भी कोरोनरी या रीनल इंसफिशिएंसी है तो वो भी डाउन हो सकता है। क्योंकि बीपी जैसे डाउन होगा, हाइपरटेंशन होगी, तो फ़ौरन से जो है वो पेशेंट का प्रेसिपिटेट कर सकता है अंडरलाइंग कोई भी अगर डिजीज़ को है तो। सो हमने क्या करना है, कंट्रोल रिडक्शन टू अ लेवल ऑफ अबाउट 150/90 ओवर अ पीरियड ऑफ 24 to 48 और इज़ आइडियल। सो हमने बहुत ही कंट्रोल्ड वे में बीपी जो है वो डाउन करना होता है। मोस्टली कैसे करना है, सेकंड बेड थिंग जो रेस्ट करने से, इम्पोर्टेंट और है इस विद क्वेश्चन में ओरल वो ड्रग ये कि थेरेपी से जो है हम उसको निफेडिपिन डाउन जो कर है सकते वो हैं। सो रिस्क बैन क्या है। डेवलप कर मोस्टली सकती हैं पेशेंट को हम कि पेशेंट को निफेडिपिन जो नहीं है देते, सिर्फ और सिर्फ जो परफ्यूजन है जो है वो एम्लोडिपिन दे कंप्रोमाइज़ सकते हैं। हो सकती निफेडिपिन है जो इसके है अंदर। वो सडन ड्रॉप मेनली जो है करती है सेरेब्रल डैमेज डेवलप कर बीपी को, सकता है। फ़ौरन से डाउन करती है। दैट्स वाई हम निफेडिपिन प्रेस्क्राइब नहीं करते जल्दी। हमारा 6, which drugs may be useful in a 35-year-old newly diagnosed patient with mild hypertension, how will they lower BP? सो वही बात कि 55 ईयर्स से कम में एज अ प्रेफर्ड ड्रग जो हम देंगे पहले वो एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एडअप करते जाएंगे इसके अंदर, और इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, थायराइड डायरेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, एज इनिशियल थेरेपी। उसके बाद हम बात करते हैं ये आपने जो ग्रुप्स होते हैं मेनली लिखने होते हैं। अगर 3 पूछे हैं, 4 पूछे हैं, 5 पूछे हैं, आप वो ग्रुप जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि माइल्ड हाइपरटेंशन है तो आप उसको एस, आप्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लिख सकते हैं, साथ बीटा ब्लॉकर्स भी। तो ये 4 जो ग्रुप्स हैं वो मेन है।